हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 12th ऑफ अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल डिस्कस करता है हेल्थ गवर्नेंस के ऊपर, किस तरीके से सिटीज़न का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ गवर्नेंस में। इस आर्टिकल में मैं आपको समझाऊंगा हेल्थ गवर्नेंस एक्चुअली में होती क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसमें चैलेंजेस इश्यूज क्या क्या प्रिवेल कर रही हैं, साथ ही साथ उन सभी चैलेंजेस का सल्यूशन क्या है। एज यूजुअल मैंने हमेशा कहा है, मैं जो भी आर्टिकल लेता हूँ आपको एडिटर बनाने के पर्सपेक्टिव से नहीं लेता हूँ। उस आर्टिकल में से एक फ्रेमवर्क आपको बना के, एक ब्लूप्रिंट बना के देता हूँ क्वेश्चन आंसर के, जिससे आप उस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकें। आपके दिमाग में आना चाहिए कि एक बार आर्टिकल आपने पढ़ लिया तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ इस आर्टिकल में क्या प्रॉब्लम थी, क्या बेनिफिट्स थे, क्या सोल्यूशन थे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। GS2 2021 में क्वेश्चन आया था, बिसाइड्स बीइंग अ मॉरल इंपेरेटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनालाइज। मैं इस क्वेश्चन का आंसर इस आर्टिकल से कनेक्ट करके आपको दूंगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया लगेगा कैसे एक आर्टिकल से आपको क्वेश्चन समझ में आ सकता है। इस क्वेश्चन के एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट आपको दूंगा, फिर उसका एक डिटेल्ड वर्जन आपको प्रोवाइड करूंगा। इन शॉर्ट आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी इस आर्टिकल की और इस क्वेश्चन की। साथ ही साथ सेकेंड आर्टिकल डिस्कस करता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस करंट सिनेरियो में, चाहे जियोपॉलिटिकल देखा जाए, चाहे हम पूरे ग्लोब लेवल पे देखें, तो हर एक कंट्री एक ही चीज़ के ऊपर डिस्कस करिए, वो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो उस केस में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बहुत रिलेवेंट बन जाता है। इससे कनेक्टेड बहुत सवाल आए हुए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के ऊपर आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं कार्बन रिलेटेड, कार्बन कैप्चर के ऊपर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर। और इसी 2025 में ही क्वेश्चन आया हुआ था डायरेक्ट एयर कैप्चर के ऊपर। वहां पे एज इट इज यही सेम चीज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में लिखा हुआ था। मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा और फिर आपको आंसर बताऊं कैसे आप समझ सकते हैं, क्यों आर्टिकल यही आर्टिकल पिक किया, आपको समझ में आएगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअली में होता क्या है, वो तो मैंने क्वेश्चन बता दिया। इस आर्टिकल में आपसे डिस्कस करूंगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या है, क्या एग्जैक्टली इसकी रेलेवेंस है, कैसे ये बनता है, किस तरीके से इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसके बोलते ना चैलेंजेस क्या क्या हैं, उन चैलेंजेस के सोल्यूशन क्या है। तो पहला मैं सबसे पहले जो आपसे डिस्कस करता हूं कि वो आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट बता दूंगा कि ये है क्यों न्यूज़ में। उसके बाद फिर मेन कहानी शुरू होती है स्टैटिक की, क्योंकि 99.99% आप ये चीज़ समझ लीजिए, आपने जिसने PYQ समझा होगा वहाँ पे एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी। कभी भी करंट अफेयर से सवाल इस तरीके से नहीं पूछते हैं जैसे आप जनरली आप वन डे किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करोगे SSC टाइप में, तो वहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ इस बार ये कौन जीता, लेट्स से कि विंबलडन की बात पूछ लेंगे, या बोल लेंगे भाई आप ये बताइए चेस कौन जीता। लेकिन आप अगर UPSC में देखेंगे वहाँ वन स्टेप फर्दर जाते हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। नहीं तो क्या होता है, जो आपके दूसरे क्वेश्चंस होते हैं जैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल न्यूज़ में है, तो आपसे ये एज इट इज़ नहीं पूछेंगे, इसमें जो मैकेनिज्म होगा ना वो ज़रूर पूछ लिया जाएगा। इस वजह से रेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए थर्ड आर्टिकल जो डिस्कस करता है उसमें है कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो गूगल के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने केस लगाया हुआ था, और उस केस में उनके ऊपर फाइन लगा था अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़ का, फिर रिड्यूस हो गया 200 करोड़ तक। तो उसमें एक बात ये हो रही थी कि गूगल बहुत ही अब्यूज़ कर रहा है अपनी पावर का, डोमिनेट कर रहा है एंड्रॉयड में, और ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है यूज़र्स के लिए। यूज़र्स के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस सॉरी नहीं हो पा रही है। तो फाइनली गूगल ने इसके अगेन प्रॉपर वो बोला, कहा भाई साहब ठीक है आपने अपनी पेनल्टी डाल दी है, बट इसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया मैटर को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है जो आपके ऊपर पेनल्टी लगी है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो गूगल की जो केस है अब सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। तो ये आज अभी हुआ ही है, ये 8 अगस्त को ये डाली गई है। इसके ऊपर सबसे रेलेवेंट ये आते रहेंगे, इसके ऊपर आर्टिकल्स आएंगे। जब फाइनल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा तब दोबारा ये आर्टिकल आएगा, तब मैं समझाऊंगा क्या हुआ, ठीक है। अब ये आर्टिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पे CCI का नाम था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसी से कनेक्टेड GS2 2023 में ही सवाल आया था, डिस्कस द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंटेनिंग द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन 23 में आया था क्योंकि CCI ने 2022 में ही पेनल्टी के प्रोविजन स्टार्ट कर दिए थे गूगल के ऊपर, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन आ गया था GS2 23 में। लेकिन आप देखिए
पूछा क्या गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल आप बताइए, ठीक है। इसी से कनेक्टेड जो प्रीलिम्स में PYQ आते हैं मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम इस चीज़ को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहले आर्टिकल का पहले कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ मैं, ठीक है क्या। इसमें बात ये हो रही है कि तमिलनाडु की एक स्कीम है मक्कलाई थेड्डी मारुथुवम, ठीक है, और कर्नाटका की एक स्कीम है गृह आरोग्य। तो ये जो दोनों स्कीम है, इन स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि घर घर जा कर के हेल्थ केयर की जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती नहीं है, जैसे कैंसर हो गया। तो इन सब की जो केयर होती है या हेल्थ केयर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके सोल्यूशन के लिए घर घर जा कर के ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं वो मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, टेस्ट कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, मेडिसिन डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये सारे स्कीम्स हैं जो चल रही हैं यहाँ पे। लेकिन इन सब के बीच में क्वेश्चन खड़ा होता है। क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जो हेल्थ सिस्टम है वो लोगों के घर में तो पहुँच रहा है, बट क्या जो लोग हैं जिनके घर में पहुंच रहा है, क्या एक्चुअली में वो एंगेज हो पा रहे हैं हेल्थ की गवर्नेंस में या नहीं। फिर वही वर्ड आ गया, हेल्थ गवर्नेंस। तो आप सोचिए हेल्थ गवर्नेंस होता क्या है। अब क्वेश्चन यही खड़ा होता है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ लोगे, आपको लगेगा सर इसमें से हम पॉइंट क्या निकालें, लेकिन इसका मेन क्रक्स यही है कि हेल्थ गवर्नेंस में क्यों सिटीजन का एंगेजमेंट होना ज़रूरी है। दैट्स ऑल। तो उस चीज़ को समझाने के लिए आपके लिए ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं हेल्थ गवर्नेंस होती क्या है। हेल्थ गवर्नेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। जिस तरीके से गवर्नेंस में क्या होता है, गवर्नेंस में रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्थ गवर्नेंस का मतलब है रूल्स रेगुलेशन है तो, लेकिन वो सिर्फ हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखे जा रहे हैं कि हेल्थ के रेफरेंस में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं और मैनेज किए जाते हैं। इसमें केवल गवर्नमेंट नहीं रिस्पॉन्सिबल होती है, इसमें कम्युनिटीज़, NGOs, हॉस्पिटल और लोकल ग्रुप्स भी कहीं ना कहीं उनका रोल रहता है। अब देखते हैं बेनिफिट क्या है हेल्थ गवर्नेंस का। ये टर्म इतना है, अक्सर पूछ सकते हैं कि हेल्थ गवर्नेंस का क्या रेलेवेंस है। रेलेवेंस बोलें, मेरिट्स, बेनिफिट्स, जो भी बोलें वहाँ पे आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला बेनिफिट है बेटर हेल्थ सर्विसेज। अब जब हेल्थ गवर्नेंस अच्छे से होगी तो वहाँ क्या होगा, हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी, ठीक है। जैसे तमिलनाडु का एग्जाम्पल आप दे दीजिए यहाँ पे। दूसरी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कब, जब हेल्थ गवर्नेंस को अच्छे तरीके से करवाया जाएगा, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, मतलब ये जो कम्युनिटीज़, NGO, हॉस्पिटल्स, इन सब का पार्टिसिपेशन होगा, तो उससे अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। आपने हेल्थ गवर्नेंस बस इतना जानना है, लेकिन हेल्थ गवर्नेंस में जब इन लोगों को भी इंक्लूड किया जाएगा तो उससे अकाउंटेबिलिटी बनेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो चेक कर सकती हैं कि जो हॉस्पिटल के पास पैसा है क्या वो प्रॉपरली यूज़ हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि हेल्थ गवर्नेंस का मतलब ये नहीं बस गवर्नमेंट ने एक हेल्थ को लेकर के आयुष्मान भारत बना दिया बस वही हो गया, नहीं। हेल्थ गवर्नेंस मतलब ग्रास रूट लेवल तक क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो इंक्लूड है। इसीलिए मैंने ये सारी कम्युनिटीज़ के नाम यहाँ पे लिखे हैं और आर्टिकल में भी वही चीज़ें मेंशन है, बस इसको मैंने ब्लूप्रिंट फॉर्म में आपके लिए किया है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक है। बट ऑल्दो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ यहाँ आपके लिए। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि जो बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट में ये आता है पीपल की जो वॉइस होती है उसकी वैल्यू होती है डिसीजन में, ठीक है। जब भी कोई डिसीजन लिया जाए तो उसमें लोगों ने अगर कुछ बोला है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। एग्जाम्पल देखा जाए तो विलेज हेल्थ कमिटीज़ होती हैं जहाँ पे वुमेन, पुअर फैमिलीज़ वो आके हिस्सा लेते हैं, बोलते हैं भैया हमें हेल्थ की ये दिक्कत हो रही है और हमें इस तरीके से इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं, बेनिफिट दिखाती हैं। ये जो आपका एक और बेनिफिट होता है हेल्थ गवर्नेंस में, वो है पीपल और डॉक्टर के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब डिस्कशन होगा, मीटिंग होगी तो कोऑपरेशन और बेहतर होगा, करप्शन कम होगा। कैसे, जब ट्रांसपेरेंट स्पेंडिंग होगी तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं करप्शन कम होगा। अब करप्शन कम होगा तो जो हेल्थ केयर के लिए जो बजट है वो एग्जैक्टली उनके पास जाएगा जो लोग उसको डिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। तो कभी आप ये मत समझिए बेनिफिट ऑफ हेल्थ गवर्नेंस, बेनिफिट ऑफ हेल्थ गवर्नेंस व्हेन ऑल दीज कम्युनिटीज, NGOs, हॉस्पिटल्स एंड लोकल ग्रुप्स आर इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये मैंने ओवरऑल समझा दिया है आपको। बट हेल्थ गवर्नेंस पूछा जाए क्या है, तो हेल्थ गवर्नेंस का मतलब होता है केवल निर्णय लेना हेल्थ के रेफरेंस में, ठीक है। आप समझते हैं मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि मेन यही होता है, इश्यूज पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी टॉपिक को अगर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, आपको उसके इश्यूज को समझना है, तो आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। वो सारे एक ही सिनोनिमस टर्म होते हैं जो पूछ लेते हैं। अक्सर क्या होता है
हेल्थ गवर्नेंस में कि जो लोग होते हैं उनको सिर्फ बेनिफिशियरी तरीके से देखा जाता है। मतलब मैं अगर गांव में रह रहा हूँ, मुझे कोई हेल्थ रिलेटेड दिक्कत है, तो अगर कोई भी हेल्थ वर्कर आएगा तो मुझे सिर्फ सोचेगा भैया इनको दिक्कत है, मैं बेनिफिशियर हूँ, लेकिन मुझे पार्टनर नहीं कंसिडर किया जाएगा। पार्टनर का मतलब क्या होता है कि मुझसे पूछा जाए भैया आप बताओ आप क्या चाहते हो, आपका कैसे क्या रोल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर ना बना करके बेनिफिशियरी का रोल जब दिखेगा तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों की वैल्यू अंडरमाइन कर देती है। जो कमिटीज़ होती हैं कई जगहों पर वो मिसिंग है या फिर एक्टिव है ही नहीं। कमिटीज़ मतलब जो लोगों का ग्रुप होता है गांव में, जैसे मैंने अभी आपको बताया वुमेन हो गया या एल्डरली हो गया, तो कई गांव में क्या होता है, मिसिंग होता है, एक्टिव ही नहीं होता। डॉक्टर्स डोमिनेट करते हैं, अक्सर यही होता है। मतलब जब इस तरह के जो हेल्थ गवर्नेंस होती है वहाँ पे जब एकदम ग्राउंड लेवल पे चीज़ें आती हैं तो सिर्फ डॉक्टर डोमिनेट कर रहे होते हैं। उनको प्रॉपर लेवल की उनको उनको पता तो होता है मेडिसिन के बारे में, बीमारियों के बारे में, लेकिन उनको पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ग्राउंड लेवल पे, कैसे ह्यूमन इंटरेक्शन चीज़ें होती हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। जो पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं वो अक्सर लेफ्ट आउट हो जाते हैं। साथ ही साथ जो बोलते हैं ना ऑफिशियल्स जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये डर होता है कि भाई हमारे पर वर्क बहुत ज़्यादा है, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी क्या है, प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम बहुत ब्रॉडर लेवल पे इम्पैक्ट क्या डालती है कि जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर के लिए स्कीम्स बनाती है वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। ये कुछ मैंने आपको मेन प्रॉब्लम्स बताई, एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मेन फोकस होता है नंबर्स के ऊपर, कंप्लायंस के ऊपर। गवर्नमेंट ने कहा है कि इस विलेज में इतना काम होना चाहिए, हाँ चलो बस काम हो जाएगा, लेकिन पीपल का रियल एक्सपीरियंस कैसा हुआ, जो वहाँ पे जितनी भी स्कीम्स या जो कुछ भी मूवमेंट चालू हुआ गांव में, उसमें लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर हेल्थ वर्कर्स ने जाके ग्राउंड लेवल पे काम किया है तो उसमें लोगों का एक्सपीरियंस बेटर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस फॉर्मेलिटी हो रही है, फॉर्म भरा जा रहा है, ईयर एंड है, गवर्नमेंट को एक फॉर्म साइन करके देना है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को आप फ्रेम करके अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। आप कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पहला तो है पीपल को एम्पावरमेंट करना देना होगा, ठीक है। जो लोग हैं उनको एम्पावर करना होगा। कैसे एम्पावर कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला के, ठीक है। जो सिविक अवेयरनेस है वो सिखानी होगी स्कूल लेवल पे। जो बच्चे उनको पता होना चाहिए कि भैया जो आपका हेल्थ गवर्नेंस है उसकी रेलेवेंस कितनी ज़्यादा है जब सिविक एंगेजमेंट होगा। देखिए मैं आर्टिकल की रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, आर्टिकल में क्या है, सिविक एंगेजमेंट के ऊपर बात है। तो मैंने पहले आपको हेल्थ गवर्नेंस समझाया, फिर बताया सिविक एंगेजमेंट क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक दूसरा हो गया। उसी के साथ साथ कुछ स्पेशल अटेंशन देना होगा जो पुअर और मार्जिनलाइज ग्रुप है। सोल्यूशन है सारे, ठीक है। सोल्यूशन हमेशा प्रॉब्लम से ही निकलते हैं। प्रॉब्लम जो है उसी प्रॉब्लम को बस उल्टा कर दीजिए, आपके पास सोल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉपर लेवल की ट्रेनिंग और टूल्स प्रोवाइड करने होंगे जिससे अच्छे तरीके से डिसीजंस बनाए और लिए जा सकें। ये एक पहला एम्पावर पीपल की कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, उनको ट्रेन करना होगा जिससे वो जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनको एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की एक नॉलेज होनी चाहिए। ये ना हो कि भैया बस वो एक डॉक्टर है, वही सेम एग्जांपल, डॉक्टर को केवल डॉक्टरी नहीं आनी चाहिए, उनको ह्यूमन साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए, कैसे ह्यूमन इंटरेक्शन करना है। सोशल कॉजेस ऑफ पुअर हेल्थ भी पता होना चाहिए। पुअर हेल्थ है, अगर किसी को बोल दिया कोई नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, लेट्स से किसी को एक बेसिक बीमारी, कैंसर नहीं, आप लेट्स लीजिए एड्स ले लीजिए, ठीक है। अगर किसी को एक एड्स है, ठीक है, अब ये क्या है, अब उसको जनरली बोला जाएगा ये पुअर हेल्थ की वजह से हो रहा है, ठीक है। या किसी को लेट्स से रेबीज हो रखा है, तो ये सब क्या है, ये कम्युनिकेबल तो नहीं है, ये सब आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में आते हैं। तो अब ये जो पुअर हेल्थ है, यहाँ इसको कनेक्ट जब करेंगे, सोशल कॉज क्या है। अगर ये इंसान कहीं ऐसी जहाँ पे रह रहा है जहाँ पे बहुत कुत्ते हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो ये डॉक्टर को पता होगा तो सोल्यूशन निकाल सकता है। और ये जब एड्स की सिचुएशन, तो अगर इंसान ऐसी जहाँ पे रह रहा है जहाँ पे बहुत सारी सिरिंज है, ठीक है, या किसी ऐसी लोकेशन पे रह रहा है वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल वेस्ट आता है, ठीक है, केमिकल वेस्ट आता है किसी ना किसी फॉर्म में, वो इम्पैक्ट करता है। क्योंकि ये एक सर्वे भी है, पंजाब में जो यूथ ड्रग्स लेते हैं उनमें एड्स के बहुत ज़्यादा केसेस निकले, क्योंकि वो लोग कंसिस्टेंटली वही सेम सिरिंज को एक ने लगाया, फिर दूसरे ने लगाया, फिर तीसरे ने लगाया, वो ऐसे लगाते रहते हैं। उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये उन फैल जाती है, ठीक है। चलो
फिर आता है जो पीपल हैं उनको एज अ पार्टनर कंसिडर करना होगा। जस्ट पेशेंट नहीं मानना होगा कि बस ये पेशेंट है, इनका इलाज करो, आगे बढ़ाओ, नहीं, उनको एज अ पार्टनर कंसिडर करना होगा। कमिटी जो बनी होती है उनको वर्क कराना होगा, जो लोकल हेल्थ कमिटीज़ होती हैं उनको एक्टिवेट करना होगा, मजबूत करना होगा, रेगुलर मीटिंग करवानी होगी, कोऑर्डिनेट करना होगा, हेल्थ के साथ साथ सैनिटेशन भी हो और न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट्स ये आपस में कोऑर्डिनेट करें और एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पे लोगों को फील हो कि भैया ये हम पार्टनर हैं, हम सिर्फ एक बेनिफिशियरी नहीं हैं, हम पेशेंट के साथ साथ हम जो जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, ये अकाउंटेबल हैं। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दी। अब एक क्वेश्चन को देखते हैं GS 221 में जो आया। अब इस क्वेश्चन में हमेशा मैंने कहा है जब भी कोई क्वेश्चन देखो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन की डिमांड होती है, उसी डिमांड को आपको एड्रेस करना है। पहली चीज़ है बिसाइड बीइंग मॉरल इंपेरेटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, पहला, ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनालाइज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डायरेक्टिव क्या है, एनालाइज। कभी भी एनालाइज है इसका मतलब ये है कि आपको स्टेटमेंट को पार्ट्स में तोड़ना होगा। जैसे स्टेटमेंट दिया है, इसको आपने हिस्सों में तोड़ दिया और हर एक स्टेटमेंट को आपको एग्जामिन करना होगा और फाइनली उन स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करना होगा। ये साधारण सा मतलब होता है एनालाइज। एनालाइज में अक्सर क्या होता है, स्टेटमेंट दिया होता है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो आपको जो स्टेटमेंट दिया है उसके स्टेटमेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को एग्जामिन करना है हर नजरिए से। ठीक है, अब देखो इसमें दो पार्ट्स हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट है, एक है मॉरल इंपेरेटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, यही तो है बिसाइड बीइंग मॉरल इंपेरेटिव, तो हमने मॉरल ले लिया, ये एक पहला पार्ट है। तो इसमें हमें एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों, क्या लिखा है, इंपेरेटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो हमें बताना है कि भैया आखिर प्राइमरी हेल्थ केयर क्यों मॉरली एसेंशियल है वेलफेयर स्टेट के लिए, है कि नहीं। क्यों वेलफेयर स्टेट में प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा जरूरी। वेलफेयर स्टेट क्या है, जस्टिस, इक्विटी, डिग्निटी जहाँ पे हो, तो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर क्यों, ये तो सोचने की बात है। आपस में पता है भाई, इंडिया इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, ठीक है, यहाँ पे जस्टिस, वेलफेयर स्टेट क्या कहता है, जस्टिस, इक्विटी, डिग्निटी, है कि नहीं है। आपने प्रीएम्बल में पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली डिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, तो वहां पे भी आप जब पढ़ोगे पूरा तो जस्टिस की बात की गई है सोशो इकोनॉमिक करके। तो अब ये जब चीज यहां पे देखोगे तो वेलफेयर स्टेट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें प्राइमरी हेल्थ, क्योंकि ऑन टॉप वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है जो हेल्थ केयर है प्राइमरी लेवल पे वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी हम इंश्योर कर सकते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमें ये बताना होगा कि जो आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से इकोनॉमिक, सोशियो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है। तो ये दो पार्ट हैं इसके। अब एनालिसिस को आपको कैसे करना है, जो वेलफेयर स्टेट आइडल्स हैं इन सब का यूज करो इस क्वेश्चन में। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के फ्रेमवर्क हैं जैसे हेल्थ SDG 3, पॉवर्टी रिडक्शन, प्रोडक्टिविटी, सोशल स्टेप, इन सब का यूज करिए। एग्जाम्पल्स को प्रोवाइड करिए, जैसे आपका NRHM स्कीम होती है, नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम, और साथ ही साथ फिर आपको कनेक्ट कर देना है कंक्लूजन को कि आपने दोनों पार्ट समझे और दोनों को इंटरडिपेंडेंट तरीके से आपने समझाया, कनेक्ट करके आप कंक्लूड कर दिए। ठीक है, ये एक बेसिक आपके सामने मैंने ब्लूप्रिंट लिया। आप बोलो सर हाँ ठीक है, समझ में तो आया कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन अब लिखने की बारी आएगी देन यू वोंट बी एबल टू राइट, दिस इज द रियलिटी। तो अब उसके लिए आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर मैंने प्रोवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से आप देखिए यहाँ पे क्या है। इंट्रोड्यूस आपको बेसिक करना है कि वेलफेयर स्टेट में क्या होता है, हेल्थ केयर एक राइट होती है, कोई प्रिविलेज नहीं होता है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर जो होता है वो बेस होता है हेल्थ केयर सिस्टम का, जिसमें एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और इंक्लूसिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब ये मॉरली रिक्वायर है। क्यों मॉरली रिक्वायर है, क्योंकि अगर हमें इक्विटी और डिग्निटी को मेंटेन करना है, अपहोल्ड करना है, तो ये मॉरली रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ ये एक फाउंडेशनल ड्राइवर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये एक फाउंडेशनल अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो यहाँ पे एक तरीके से ये एक ड्राइव करेगा। क्या ड्राइव करेगा, हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, और उससे क्या होगा, एनहांस होगी ह्यूमन कैपिटल, इनइक्वालिटीज रिड्यूस होगी और प्रोमोटिंग सोशल स्टेबिलिटी। सब के लिए हमें ज़रूरी है क्या, प्राइमरी हेल्थ केयर का एक अच्छे तरीके से
एश्योरेंस होना कि ये सारी चीज़ें हैं। तो बॉडी में क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर एज अ मॉरल इंपेरेटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, इक्विटी एंड जस्टिस, एक बार पढ़िए, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, जो यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर है ये अपहोल्ड करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, एंश्योरिंग कोई भी सिटीजन लेफ्ट बिहाइंड ना हो, डिग्निटी एंड राइट, इसको एक बार पढ़िए, पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। आपको देखिए यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो सिर्फ इस आर्टिकल से ही उठा करके आपके लिए लिखी हैं, जिससे आप कनेक्ट कर सकें कि हाँ आर्टिकल से कैसे पॉइंट्स को उठा करके क्वेश्चन में लिखते हैं। दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, प्राइमरी हेल्थ केयर क्यों एक प्री कंडीशन है। ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जब भी आपके सामने एक एफर्मेटिव स्टेटमेंट लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट उसमें एक चीज ऐड कर दो, वाई, हाउ, दैट्स ऑल। जैसे लिखा प्राइमरी हेल्थ केयर एज अ प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोचो वाई, Why is primary health care a precondition for sustainable development? क्योंकि उससे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होता है, उससे डिसीज का बर्डन कम होता है, सोशल इंक्लूजन ज़्यादा होता है, ट्रस्ट और स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, आपको कॉपी नहीं करना है, आप अपने फॉर्म में लिखिए। आई नेवर से कि आपको यही कॉपी करना है, यही पढ़ना है, जहाँ पे जिस तरीके से आप बस फ्रेमवर्क को ध्यान रखिए। अब आप इंटरलिंक करिए वेलफेयर स्टेट को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन तो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है, साथ ही साथ इन प्राइमरी हेल्थ केयर को हमें डेवलपमेंट गोल के साथ अच्छे से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि बिना उसके इकोनॉमिक प्रोग्रेस और अच्छे से नहीं हो सकती है। साथ ही साथ जो हमारा सोशल कोहेशन है, जो सोशली लोग कनेक्ट होते हैं, वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे, तो इकोनॉमी पूरी इंपैक्ट। कंक्लूजन में वही सेम चीज़ आप अच्छे से उसको प्रोवाइड कर दीजिए कि एक रोबस्ट प्राइमरी हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बोथ मॉरल फाउंडेशन के लिए भी, मॉरल फाउंडेशन किसकी, वेलफेयर स्टेट की, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसकी एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिविटी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को और अच्छे से इम्प्रोवाइज करें, स्ट्रेंथन करें, जिससे वेलफेयर गोल्स, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स और अच्छे से स्ट्रेंथन हो सके, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया अच्छे से आइडिया लगाओ, दोबारा पढ़िए, कभी भी एनालाइज हो उस स्टेटमेंट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करिए, उस पार्ट्स को आप एड्रेस करिए, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में। अभी मैं इस आर्टिकल के रेफरेंस में पहले चीज़ समझाता हूँ। हुआ क्या, 2019 में यूनाइटेड एयरलाइंस ने वर्ल्ड एनर्जी के साथ पार्टनरशिप की। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल लेंगे। इसमें क्या होता है, मान लो 100 यूनिट का तेल है, ठीक है, 100 यूनिट तेल है। अब 100 यूनिट में कहा गया कि भैया हम लोग 100 यूनिट एज इट इज़ ना यूज़ करके केवल 90 यूनिट यूज़ करेंगे अपना मेन, फिर 10 यूनिट जो ऐसा यूज़ करेंगे जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से आया हो, ठीक है। ये होता है पूरा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, मतलब ऐसा एविएशन फ्यूल जो सस्टेनेबल हो, साफ हो, रिन्यूएबल हो, ठीक है। तो यूनाइटेड एयरलाइंस पार्टनरशिप, ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मेंस आंसर में इसका यूज़ कर सकते हैं। यूनाइटेड एयरलाइंस ने पार्टनरशिप की थी वर्ल्ड एनर्जी के साथ, कितना सोर्स करेंगे, राइट। अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, इन सब से बनाया जाता है। अभी आपको मैं समझाऊंगा प्रॉपर, इसके ऊपर मैंने डिस्कशन बना रखा है आपके लिए, अभी आगे समझाऊंगा। अब क्राइसिस क्या हुई, ये तो इन्होंने डील कर ली, लेकिन अभी भी जो वन वर्ल्ड की एनर्जी बोलते हैं ना रिफाइनरी है, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। अगर देखा जाए तो ये यूनाइटेड एयरलाइंस ने जितना कहा था, जितनी डिमांड की थी, या जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि हम लेट्स से हम 200 यूनिट के हिसाब से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मिलाएंगे, लेकिन वो मिला भी नहीं पा रहे हैं। दैट इज़ नॉट लाइक अगर 100 लेट्स से परसेंट के हिसाब से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हम 50% तक कर देंगे, लेकिन ये 20% भी टच नहीं कर पाए, ठीक है। तो टारगेट्स कंप्लीटली अनफुलफिल्ड हैं करंट सिचुएशन में, ठीक है। और इसी वजह से यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया है। लेकिन फिर भी पॉइंट यही उठता है कि जो वर्ल्ड एनर्जी क्या है, वर्ल्ड एनर्जी एक आपकी कंपनी है, ठीक है। इन्होंने मेन इसकी रिफाइनरी है, ये क्या करती हैं वर्ल्ड एनर्जी, ये लोग एविएशन फ्यूल प्रोवाइड करती हैं। तो इन्होंने सिर्फ पार्टनरशिप की थी कि हम लोग, आप हमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल दो, कैसे, उसमें ये सारी चीज़ें मिला करके, ठीक है, जिससे क्या हो कि हमें ये कहे, मतलब अब अगर कोई एयरलाइन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का एक टैगलाइन देगी तो आप एज अ यूज़र आपको लगेगा ना कि हाँ यार ये लोग साफ फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस आर्टिकल के रेफरेंस में, बस इतना ही जानना है। इन शॉर्ट आपको समझ में रखना है, एयरलाइंस ने कहा था लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया, दैट इज इट। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं, एग्जैक्टली है क्या सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। मैंने आर्टिकल इसके लिए नहीं लिया आपसे, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि यूनाइटेड एयरलाइंस क्या है, वर्ल्ड, ये सबसे कुछ नहीं है, ये पूरा पूरा इन्होंने उसी पे डिस्कस किया हुआ है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये समझना।
सबसे पहले सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होता क्या है? ये ऐसा एविएशन मतलब क्या होता है, जो हवाई जहाज में तेल डाला जाता है, ठीक है। तो जो तेल पड़ता है, अगर समझ लो 1 लीटर तेल पड़ रहा है तो वो क्या कहाएगा, फ्यूल कहा जाएगा। लेकिन अगर 1 लीटर तेल में हम कहें भैया हम 800 ग्राम जो है हम मेन तेल यूज़ करेंगे, 200 ग्राम वैसा तेल यूज़ करेंगे जो कि हम बनाएंगे वेस्ट मटेरियल से, जैसे कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, एनिमल फैट, म्यूनिसिपल, इससे क्या होगा, ये ऑर्गेनिक कहलाएगा। इससे 200 ग्राम के मुकाबले कम कार्बन का एमिशन होगा। साथ ही साथ 200 ग्राम जो कार्बन या फिर जो, और हम लोग अभी अगर ये मिक्स नहीं करते 200 ग्राम, तो हम 200 ग्राम या एक्स्ट्रा तो मिलाकर 1 लीटर डालते ना उसमें, तब तो उस मुकाबले उतना और कार्बन एमिशन होता। लेकिन अब जो हमने ये मिक्स कर दिया है, तो उसको मिक्स करने से क्या होगा, ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन जाएगा। इसको ये जो बनेगा इन सब चीज़ों का, वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके जब बनता है, तो उसको हम लोग ब्लेंड कर देते हैं, मिला देते हैं, जो जेट फ्यूल होता है, बिना इंजन मॉडिफिकेशन किए हुए। अब जैसे मैं इंजन मॉडिफिकेशन की बात करूं तो आपके दिमाग में इथेनॉल ब्लेंडिंग का आना चाहिए कि रिसेंटली बहुत सारे इसके ऊपर एक क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ ने भी चीज़ बोली, जैसे हीरो ने, जो हीरो मोटर कॉप है उसने चीज़ बोली है कि जो इंजन पहले के बने हुए हैं उसमें इथेनॉल का यूज़ प्रॉपर तरीके से होना मुश्किल है, क्योंकि इंजन में मॉडिफिकेशन करना होगा। जो इथेनॉल होता है वो क्या करता है, टंकी में कोरिजन को पैदा, अगेन इसके ऊपर अभी भी कोई साइंटिफिक लेवल पे कोई एविडेंस नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया है। तो पहला उन्होंने कहा कि इससे क्या होता है, कोरिजन होता है, टंकी में एक बोलते हैं ना जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ ये कहा कि उससे एवरेज रिड्यूस होता है अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को डालेंगे, ठीक है। जो मैंने कनेक्ट करके खाली आपको एक इंटरकनेक्टेड इन्फॉर्मेशन दी। तो अभी हम बात कर रहे हैं SAF के ऊपर, जो कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है। उसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट ये है कि कार्बन एमिशन रिड्यूस होता है, ठीक है। जो आपका फॉसिल जेट फ्यूल होता है वो तो कार्बन एमिशन करेगा ही, लेकिन उसमें अगर हम एमिशन कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे या फिर ब्लेंड कर देंगे सस्टेनेबल एविएशन का, या फिर ऐसा फ्यूल जो कि रिन्यूएबल एविएशन से बना हुआ है, रिन्यूएबल एविएशन फ्यूल अगर हम मिक्स कर देंगे इसके साथ, फॉसिल जेट फ्यूल के साथ, तो कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन लेस हो जाएगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, लैंडफिल और पोल्यूशन कम होगा। फिर क्या होगा, जो कंपैटिबिलिटी है वो करंटली एग्जिस्ट कर रही है। एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा हमें मॉडिफिकेशन नहीं करना, नॉर्मल पे भी हम इसको इन सब चीज़ों का यूज़ करके मिला सकते हैं बिना इंजन में मॉडिफिकेशन किए। इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है कि एविएशन सेक्टर को, ये बोलते हैं ना एविएशन सेक्टर की जो टारगेट है कि हम नेट ज़ीरो टारगेट पे जाएंगे, नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे, तो उसमें बहुत मदद मिलती है, ठीक है। किससे? अगर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस बहुत, पहला तो ये है कि इसकी हाई कॉस्ट है, 3 to 5 टाइम मोर एक्सपेंसिव है रेगुलर जेट फ्यूल। अब आपको समझ में आ रहा होगा जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं वो क्यों इस चीज़ को नहीं क्योंकि उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, ठीक है। जो कैपेसिटी है इसकी बहुत ही लो कैपेसिटी है। जैसे अभी एग्जांपल मैंने दिया, जो वर्ल्ड एनर्जी थी उसने प्रॉपर तरीके से उसका प्रोडक्शन नहीं किया, जो उसने अलायंस किया था यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ, ठीक है। फिर जो फीड स्टॉक है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। देखो अब आप बोलो सर फीड स्टॉक मतलब क्या होता है, वही वेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल कम है, तो आप बोलोगे सर अवेलेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऐसे नहीं दिखी जाती, उसका प्रोसेसिंग सही से नहीं हो पा रही है। अगर आप घर के बाहर देखो तो कूड़ा तो फैला पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी बोलते हैं ना प्रॉपर तरीके से उसको कैटेगराइज करके सिस्टमैटिक फॉर्म में अभी भी ढंग से नहीं किया जाता है प्रोसेसिंग उसकी, ठीक है। तो इस वजह से ये भी एक चैलेंज है, फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। प्रॉपर कंसिस्टेंट एयरलाइन की कोई कमिटमेंट नहीं होती है, ना ही कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम अब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट का इंसेंटिव बहुत कम होता है, गवर्नमेंट को लगता है तो एयरलाइन वाले के पास बहुत पैसा होगा, ठीक है। जो सप्लाई चेन होती है उसमें इशू होता है कि भैया रिफाइनरीज से सिर्फ तेल उठा लेते हैं, लेकिन अगर SAF है तो कैसे उसको हम रिफाइनरी से उठाएंगे, फिर कैसे रिफाइनरी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक चैलेंज को पेश करती हैं। अब रिफाइनरी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों नहीं करती SAF की, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई डिमांड होगी नहीं, क्यों, क्योंकि 3 to 5 टाइम एक्सपेंसिव है ये। अब जब ये चीज़ एक्सपेंसिव है तो रिफाइनरी वाले बनाएंगे ही नहीं, ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे नहीं। कौन सी चीज़ें? जो वेस्ट मटेरियल है किसके अंदर, आपका जो फ्यूल होता है, तेल होता है एरोप्लेन का, ठीक है। तो ये इसके चैलेंजेस हैं। अब सोल्यूशन क्या होंगे? सोल्यूशन पहला तो गवर्नमेंट की सब्सिडी की ज़रूरत है, टैक्स क्रेडिट होना चाहिए, ब्लेंडिंग मैंडेट्स होना चाहिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जहाँ पे
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनना चाहिए जिससे टेक का ट्रांसफ़र हो, सप्लाई चेन और अच्छी हो, ऑयल कंपनीज को एनकरेज करना होगा जिससे वो लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट पार्टनरशिप में आए और ये लोग और अच्छे तरीके से उस फ्यूल को यूज़ करें जो कि सस्टेनेबली अच्छे तरीके से बोलते हैं ना वेस्ट प्रोडक्ट से बन रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। जो फीड स्टॉक है, अभी तक फीड स्टॉक मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया, फीड स्टॉक क्या है, कुकिंग ऑयल, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, ये, लेकिन उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत मतलब एल्गे का यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं, CO2 टू फ्यूल टेक का यूज़ कर सकते हैं। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखना, CO2 टू फ्यूल टेक, क्योंकि अभी इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अब हम समझते हैं पहले ये SAF काम कैसे करता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया, SAF का बेसिक इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन फिर भी स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। तो पहले क्या होता है, जो कुकिंग ऑयल होता है, एनिमल फैट, एग्रीकल्चर रेसिड्यू, ठीक है, सॉलिड वेस्ट, एल्गे या फिर कार्बन को कैप्चर करके हाइड्रोजन के साथ जब मिला दिया जाता है, ठीक है, कार्बन मतलब CO2 को जब मिला दिया जाएगा हाइड्रोजन के साथ, इन सब को एक सोर्स कहा जाता है, ठीक है। किस चीज़ का, ये एक तरीके से एक फीड स्टॉक कहे जाते हैं जिसका यूज़ करके ये बनता है। अब इनको पूरी तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। अब प्रोसेस अलग अलग होते हैं, कौन सा टेक का यूज़ कर रहा है, तो ये सारे टेक पर पढ़ लो आप खाली। जैसे हेफा है जिसमें हाइड्रो प्रोसेस्ड एस्टर एंड फैटी एसिड्स का एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो ऑयल और फैट हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हाइड्रोजन के साथ मिला करके ट्रीट किया जाता है। फिर एक फिशर ट्रॉप्स पोस्ट प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो बायोमास वेस्ट होता है उसको गैसीफाई कर दिया जाता है, गैस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसी गैस को लिक्विड फ्यूल में मिला दिया जाता है। अल्कोहल टू जेट का एक होता है जिसमें इथेनॉल को कन्वर्ट कर दिया जाता है जेट फ्यूल में। आपको इन डिटेल प्रोसेस में नहीं जाना है इसके, बस ये एक प्रोसेस से समझो कि ये सारे मेथड्स होते हैं जिसमें फीड स्टॉक को कन्वर्ट किया जाता है बनाने इस तरीके से जिससे वो ब्लेंड किए जा सकें फ्यूल के अंदर। अब ये करने के बाद क्या होता है, ब्लेंडिंग होती है। तो जो भी हमने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाया यहाँ से, इसको ब्लेंड कर दिया जाएगा कन्वेंशनल फ्यूल के साथ। जिस तरह से हम लोग पेट्रोल में देखते हैं इथेनॉल ब्लेंड कर दिया जाएगा, सेम उसी तरीके से जेट फ्यूल जो होगा, उस जेट फ्यूल में हमने इन प्रोसेस से जो भी निकलेगा तेल उसको इसके साथ मिला के ब्लेंड कर देंगे और उसी को उठा के एयरक्राफ्ट में डाल देंगे। फिर होगा क्या, होगा वही चीज़, रिडक्शन होगा एमिशन में। मैंने एग्जांपल दिया, अगर 1 लीटर है तो उसमें 800 ml जो होगा वो आपका नॉर्मल फॉसिल फ्यूल है, लेकिन 200 ग्राम जो हम अगर ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल डाल देंगे, 200 ग्राम के मुकाबले क्या होगा, जो कार्बन एमिशन है वो कम होगा। इससे कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना, जो अगर कार्बन एमिशन कम होगा तो एनवायरनमेंट पे इन्वर्स इम्पैक्ट भी रिड्यूस होगा, राइट। तो मैंने आपको 3-4 चीज़ें इसमें समझाई। पहली चीज़ क्या थी, क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके चैलेंजेस हैं, सोल्यूशन क्या क्या है, ठीक है, और कैसे यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कैप्चर CO2 विद हाइड्रोजन, राइट। अब आप एक काम करिए, ये समझिए CO2 कैप्चर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है, या फिर CO2 कैप्चर्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे यूज़ किया जाता है। मैं आपको भी समझा दूंगा आखिर मैंने ये लिया क्यों। पहली बात तो CO2 को ले लिया जाता है, ठीक है, कहाँ से, डायरेक्ट एयर कैप्चर। जैसे हवा में CO2 है उसको कैप्चर कर लिया जाएगा, ठीक है। कैसे कैप्चर कर लेंगे, उनके अपने मेथड्स होते हैं, टेक होते हैं। या तो इंडस्ट्रीज़ जो होती है, इंडस्ट्रीज़ में एमिशन होता है। मान लो एक इंडस्ट्री है, यहाँ पे उसकी पाइप लगी हुई है, इस पाइप से पूरा एमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे फिल्टर लगा देंगे, फिल्टर से CO2 को वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। अब कैप्चर कर लिया, कैप्चर करने के बाद उसी CO2 को क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ मिला देंगे, ठीक है। अब CO2 को हाइड्रोजन के साथ जब मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। कौन से प्रोसेस से, वही फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस से, या जो भी प्रोसेस उस समय पे फीसिबल होगा उस प्रोसेस का यूज़ करके इसको मिला देंगे। अब हाइड्रोजन जो है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ होता है, कैसे, जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उस प्रोसेस का यूज़ करके हाइड्रोजन बना लेते हैं। CO2 को हम लोग जनरली डायरेक्ट एयर कैप्चर करते हैं, या फिर जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनसे जो एमिशन होता है उस CO2 को और H2 को मिला करके हम लोग क्या कर देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं, और ब्लेंड करने के बाद रिफाइन करते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं नॉर्मल कार्बन बोलते हैं ना, जेट फ्यूल के साथ हम लोग मिक्स कर देते हैं, फिर उसको जेट्स में यूज़ कर लिया जाता है। और उससे क्या होगा, जो CO2 रिलीज होगा वो कहीं ना कहीं कम मात्रा में होगा।
राइट, ये एक पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट है डायरेक्ट एयर कैप्चर, ये भी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया। अब देखो यूपीएससी 25 में सवाल क्या है, विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर। अब आपको समझ में आ रहा है मैंने इतना क्यों समझाया, आपको मैंने कैप्चर भी समझाया, हाइड्रोजन समझाया, सिंथेसिस समझाया, रिफाइनिंग भी हुई, ठीक है, रिफाइनिंग करने के बाद ब्लेंड कर देंगे, यूज़ कर लेंगे, ठीक है, ये समझाया। तो अब उसका पॉइंट ये है, इट कैन बी अ वे ऑफ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। तो पहले समझो कार्बन सीक्वेस्ट, यहाँ पे ये लिखा है, आप रिकॉल करिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। पहली चीज़ क्या होती है, एक होता है कार्बन कैप्चर, ठीक है। कार्बन कैप्चर का मतलब क्या है, मान लो आपके पास एक बॉटल हो, एक लेमन टर्म में समझा रहा हूँ, आप बॉटल में जाओ और आपने ऐसे हवा में बॉटल रखी और उसको फिर वैक्यूम बंद कर दिया पूरी बॉटल को, उसमें क्या है, मान लो कार्बन स्टोर हो गया, तो उसे कार्बन कैप्चर कहेंगे, ठीक है। पहला क्या हो गया, कार्बन कैप्चर हो गया। सेकंड स्टेप पे क्या हो गया, उसी बॉटल को अगर उठा करके आपने ज़मीन के अंदर दफना दिया तो उसको कहेंगे सीक्वेस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं ज़मीन में दफनाओ, कहीं पर भी जो भी आपने कार्बन को कैप्चर किया है उसको ऐसी जहाँ पे बोलते हैं ना, एक जहाँ रख देना या फिर एक जहाँ उस चीज़ को कंप्लीटली सेटल डाउन कर देना जिससे वो एनवायरनमेंट में रिलीज ना हो। जैसे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की बात है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए मैनग्रोव्स, क्योंकि मैनग्रोव्स के ऊपर मैंने काफ़ी समझा है, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में बहुत मदद करते हैं वो, ठीक है। तो ये है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का मतलब कि कार्बन को कैप्चर किया जाएगा और फिर उसको स्टोर कर दिया जाए जैसे वो रिलीज दोबारा ना हो, ठीक है। इट कैन बी यूज एज अ वे ऑफ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, वाई नॉट। जो डायरेक्ट एयर कैप्चर है इसमें क्या है, सीधा डायरेक्टली एयर से ही हम लोग कैप्चर कर ले रहे हैं किस चीज़ को, कार्बन को। तो जो कैप्चर की हुई कार्बन है, क्या उसको कहीं पे हम स्टोर नहीं कर सकते हैं इस तरह से कि वो एनवायरनमेंट में ना जाए? बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये तो सही है। इट कैन बी वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग। अब एक बात बताइए, अगर हमने कार्बन को एयर से कैप्चर कर लिया है तो क्या उसका प्लास्टिक प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो सकता है? क्या फूड प्रोडक्शन जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, क्या उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इसका ये भी सही हो गया। इन एविएशन इट कैन बी सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। अब समझ लो पॉइंट क्या है यहाँ पे, वही सेम चीज़ तो मैंने समझाई आपको। देखिए यहाँ ध्यान से क्या लिखा है, एविएशन, ये पूरा आर्टिकल ही एविएशन के ऊपर था, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है। तो ये तरीका होता है जिस तरीके से आप समझ सकते हैं आपके लिए कौन सा क्वेश्चन रिलेवेंट है, किस क्वेश्चन से बोलते हैं ना इन फ्यूचर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ ये भी राइट है, तो ऑल 3 आर करेक्ट इसमें। अगेन इसके ऊपर काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन भी हो रहा था 25 का पेपर में, इसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन ही बच्चों ने काफ़ी डाला, उन्हें लग रहा है नहीं सर ये सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर आप थोड़ा सा बेस के साथ उसको बोलेंगे, समझेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बट स्टिल अभी यूपीएससी इसके आंसर की क्या देता है वो एक देखने वाली चीज़ होगी। बट अभी के लिए आपका सी इज़ राइट वन, क्योंकि मैं रीज़न बता रहा हूँ कैसे यूज़ हो सकता है बेसिक नॉलेज के साथ, ठीक। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन आप रिकॉल कर लिए। 2017 में क्वेश्चन क्या है, in the context of mitigating an impending global warming due to anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be potential sites for carbon sequestration? मैंने समझाया कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन मतलब क्या है, कार्बन को कैप्चर करके स्टोर कर देना। abandoned and uneconomic coal seams, ऑब्वियसली यहाँ तो कर ही सकते हैं। डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर्स यहाँ भी कर सकते हैं। सबटेरेनियन डीप सैलाइन फॉर्मेशन यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब एक काम करिएगा, सिंपल आप ये वर्ड डालिएगा नेट पे, आप समझिए क्या है। मतलब जो आपकी कोल सीम्स होती हैं, जो कोल की माइनिंग होती है, जहाँ पे जब एक बार माइनिंग हो जाती है उसको छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पे भी हम जो कार्बन डायरेक्ट का एयर कैप्चर से हमने जो कार्बन को कैप्चर किया है उसका सीक्वेस्ट्रेशन मतलब यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। जो आपकी ऑयल और गैस रिजर्वॉयर्स हैं डिप्लीट हो चुके हैं, वहाँ पर भी हम इसका डाल सकते हैं। जो सैलिन फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, सबटेरेनियन, वहाँ पर भी हम स्टोर कर सकते हैं किसको, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डी इज द राइट वन। 23 में एक और सवाल आया, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। वही सेम चीज समझिए, यहाँ पे क्या है, स्प्रेडिंग finely ground basalt rock of farmland extensively increasing the alkalinity of ocean by adding lime। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। आप एक बार पहले दोबारा से काम करिए। कार्बन, देखो मैंने कार्बन कैप्चर आपको समझा दिया, सीक्वेस्ट्रेशन दोनों समझा दिया। अब एक दिमाग लगाइए, सोचिए एक बार, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है। ये सेम क्वेश्चन 2017 में आया था, वही सबटेरेनियन डीप सलाइन, यहाँ पे भी सबटेरेनियन डीप सलाइन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो थीम्स रिपीट होते हैं, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़ के आप दिमाग लगाइए क्या यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कार्बन को कैप्चर करके उसका सीक्वेस्ट्रेशन कर देना,
ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको पहले बताया, केस को ले लिया है अपने हाथ में, जो गूगल के ऊपर डोमिनेंस या अब्यूज़ का एक बोलते हैं ना चार्जेस लगे हुए थे किस कब जो एंड्रॉयड के फ़ोन्स होते हैं उसमें। अब मैं एक बैकग्राउंड बताता हूँ। बैकग्राउंड में वही सेम चीज़ है, अपील को एडमिट किया है गूगल, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब हुआ कैसे, ओरिजिन कैसे? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2020-22 में एक प्रोब हुई जिसमें फाइंड किया गूगल बहुत ही अब्यूज़ कर रहा है अपनी डोमिनेंस की पोजीशन को एंड्रॉयड इकोसिस्टम में। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया थी उसकी फाइंडिंग क्या थी 22 में? उसने कहा कि गूगल प्ले का बिलिंग सिस्टम मैंडेटरी हो रखा है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड हुआ है और वहाँ पे परचेज ऑप्शन लगाना है तो वो ऑटोमेटिकली गूगल प्ले का ही यूज़ करना पड़ेगा, किसी थर्ड पार्टी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपल्शन, जो यूज़र है उनके पास ऑप्शन ही नहीं हो रहे। यूट्यूब के लिए एक्सेप्शन डाल रखा है इन्होंने क्योंकि ये इनकी खुद की पेरेंट है। फिर क्या कर रखें कि अगर कभी भी आप कोई फ़ोन खरीदते हो तो फ़ोन में प्री इंस्टॉल प्ले स्टोर आ रहा है, वहाँ पे सर्च, क्रोम, यूट्यूब ऐसा है कि आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो। तो सीसीआई ने कहा भाई आप ये कैसे कर सकते हो, आप तो यूज़र को चॉइस ही नहीं दे रहे हो, आप तो फिर एक तरीके से मोनोपोली पे जा रहे हो। तो इस वजह से फाइन किया गया 936 करोड़ का। फिर कहा गया कि आपको डीकपल करना होगा अपनी बिलिंग को, ये ना हो कि बस आप ही बिलिंग कर सकते हो, दूसरे वेंडर्स भी करें, उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना होगा और अच्छे से आपको एक बोलते हैं ना अकाउंटेबल होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए। अब उसके रेफरेंस में गूगल ने क्या किया? गूगल ने कहा कि भाई पहली बात तो ऑनड्रॉइड एक ओपन सोर्स है, ठीक है। ओईएम मतलब क्या है? जो आपके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मोबाइल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? ओईएम। तो उन्होंने कहा कि हमने किसी भी मैन्युफैक्चरर को फोर्स नहीं किया है कि आपको गूगल ऐप को डालना ही पड़ेगा या प्ले स्टोर को डालना ही पड़ेगा, तो उनके ऊपर है वो डाल लेते हैं क्योंकि हमने इतना अच्छा दे ही रखा है। तो गूगल ने अपने डिफेंस में ये कहा, ठीक है। तो ये जो प्री इंस्टॉलेशन है उन्होंने कहा कन्वीनियंस से जोड़ दिया। गूगल ने कहा कि जो प्री इंस्टॉल्ड एंड्रॉयड फ़ोन में मिलते हैं हमारे ऐप्स, ये कन्वीनियंस के मिलते, ताकि गूगल लोगों को मेन चीज़ क्या होती है फ़ोन में, रिक्वायरमेंट होती है गूगल की, यूट्यूब की। तो उन्होंने कहा भाई इंस्टाग्राम की रिक्वायरमेंट भी तो हो सकती है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए हो रहा है? क्या कन्वीनियंस का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो डिलीट ही ना हो वो चीज़ जैसे आप कर रहे हो? तो ये सारी चीज़ें गूगल ने अपने डिफेंस में बोली, सीसीआई ने अपनी चीज़ें बोली, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, मेन चीज़ क्या है? जैसे जो इंडियन ऐप्स हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है बट गूगल का डोमिनेंस इस तरीके से है जिसकी वजह से वो चीज़ें उतने अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। फिर फाइनली क्या हुआ? जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसने अपनी रूलिंग दी और रूलिंग में कहा कि भाई ठीक है, आपकी बात ठीक है, आप कह रहे हो कन्वीनियंस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपका हम रिड्यूस कर देते हैं, आपका जो अभी फाइन लगा था 216 करोड़ फाइन कर देते हैं, ठीक है। कुछ जो रेमेडीज़ थी उसको भी स्ट्रक कर दिया, बोला कि आपको मेन ध्यान रखना है ये जो बिलिंग डेटा ट्रांसपेरेंसी है इसको रखो और आप कॉम्पिटिटिव मिसयूज़ मत करिए अपनी पोजीशन का। दो चीज़ का रीज़न बना के 216 मतलब कम किया। जब गूगल ने अपना डिफेंस दिया तो NCLA जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसने इसको कम कर दिया। मैं आपको समझाऊंगा होता क्या है अभी, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये आया है तो स्टेक पे क्या है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वही फाइनल वर्डिक्ट होने जा रहा है। तो इससे पहली बात तो कंज्यूमर स्टेक पे हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं वो स्टेक पे हैं, स्टार्टअप्स भी एक स्टेक पे हैं, गूगल भी स्टेक पे है। कंज्यूमर कैसे स्टेक पे हैं? क्योंकि अगर फेवर में देता है कि भैया नहीं आपके ऊपर फाइन पड़ेगा तो यूजर्स के पास चॉइसेस आएंगी, प्राइसेस और लोअर होंगे, प्राइवेसी भी बेटर होगी कहीं ना कहीं। अगर सीसीआई जीतता है तो एक कंज्यूमर का आया। अगर अब इसका इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरर पे क्या होगा? मैन्युफैक्चरर के पास फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी। अभी क्या है, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन बना रहा है तो वो मैन्युफैक्चरर सोचता है भैया हम डालेंगे अपने फ़ोन में, ऐसे खाली फ़ोन पकड़ा देंगे तो लोग कहेंगे भैया ये तो ऐसे दे दिए। तो उनके पास कन्वीनियंस ही रहता है, चलो चुपचाप गूगल का ही डाल दो। लेकिन क्या पता गूगल ने खुद भी उन लोग के साथ एक डील कर रखी हो, नहीं आपको हमारे ऐप्स ही डालने होंगे। तो अगर जीत जाता है सीसीआई और गूगल हारता है और सुप्रीम कोर्ट देता है इन फेवर ऑफ सीसीआई, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी किसको? जो मैन्युफैक्चरर है, उससे जो आपके स्टार्टअप्स हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। वो बोलेंगे, वो भी अपने साथ जाके एमओयू साइन करेंगे। जैसे इंडिया कोई स्टार्टअप होगा, उसने अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा है, वो लोग बोलेंगे भैया आप जितने भी मोबाइल बना रहे हो आप हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे ऐप्स को प्री इंस्टॉल करके दो, हमारे प्रोडक्ट्स को दो। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्राइस कम होंगे और चांसेस बन जाएंगे। अब गूगल का क्या होगा? गूगल को अगर गूगल हारता है तो कहीं ना कहीं गूगल को अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना होगा, क्योंकि गूगल एक बहुत ही अपने आप में, गूगल वन आपने नोटिस किया होगा, तो गूगल वन कोई एक बस एक
ऐप नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा वर्किंग एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आपको जीमेल भी दिखेगा, ड्राइव भी दिखेगी, गूगल फोटोज़ भी दिखेगा, सब कुछ दे दिया इन लोगों ने, है कि नहीं है? तो आपको लग रहा है कि सब फ्री में दे रखा है, नहीं, इट इज़ नॉट फ्री, दे आर अर्निंग लैक्स एंड लैक, करोर्स एंड करोड़, इतना हर एक फ़ोन के ऊपर आपका जा रहा है। आपको लग रहा है मैं तो पैसा नहीं दे रहा हूँ, बट उस पर बहुत अच्छी खासा कमाई हो रही है गूगल की उस पर, ठीक है। आप जो छोटे छोटे ऐड भी देखते हो ना गूगल पे, वो सारे के सारे चार्जेबल होते हैं, गूगल लेता है मर्चेंट से उतना पैसा। तो अगर ये चीज़ फेवर में जाती है सीसीआई के, तो जो ग्लोबल ऑपरेशन है गूगल के वो इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। रोड अहेड कहीं ना कहीं अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करेगा, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस बोलेगा, या फिर वो बोलेगा नहीं चलो ठीक है हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो ये जो पूरा वर्डिक्ट आएगा सुप्रीम कोर्ट का, ये पूरी डिजिटल मार्केट रेगुलेशन को शेप करेगा, जितने ऐप एक्सेस होते हैं उसको शेप करेगा, पेमेंट, मोबाइल सर्विस कंट्रोल, 95% स्मार्टफोन्स अभी भी एंड्रॉयड फ़ोन है कहीं ना कहीं, तो सब के सब इम्पैक्ट होंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा आपकी, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम देखते हैं कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। ये पहली बात तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में आई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्पिटिशन प्रमोट करना, डोमिनेंस को जो होती है उसको रिड्यूस करना, प्रिवेंट करना, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और फेयर ट्रेड को एंश्योर करना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव होता है इनका। फंक्शंस कैसे करते हैं, ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स जो होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, डोमिनेंस जो होता है, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, मर्जर एक्विजिशन को वो देखते हैं, रेगुलेट करते हैं। कहीं ऐसा तो है नहीं कोई एडवर्स इम्पैक्ट होगा, दो कंपनियां आपस में मर्ज हो रही हैं तो ऐसा तो नहीं मर्ज होने के बाद मार्केट पे बहुत इन्वर्स इम्पैक्ट हो। पेनल्टीज लगाती हैं, ठीक है, रेमेडीज भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। कॉम्पोजिशन क्या है, चेयरपर्सन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 6 मेंबर होते हैं इसमें टोटल, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। बस इतना बेसिक है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है। अब देखते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है। ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा आई है। ये कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में आया है, ठीक है, ध्यान रखना। 2016 में एस्टेब्लिश हुआ। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि अगर किसी सीसीआई ने मान लो एक उसने 100 करोड़ का किसी के ऊपर एक फाइन लगा दिया, तो अब जिस इंसान के ऊपर फाइन लगाया क्या अपील नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो ये अपनी अपील लेके कहाँ जाएगा, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आएगा। तो ये जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये अपील्स को सुनती है, किसके अगेंस्ट, जो कि सीसीआई ने अगर कोई ऑर्डर दिया हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ने कोई ऑर्डर दिया हो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया हो। तो अपने में वर्ड ही देखिए, अपीलेट ट्रिब्यूनल है, मतलब यहाँ पे अपील आएगी। इन सब जो बॉडीज अगर इन्होंने कोई भी फाइन लगाया या कोई वर्डिक्ट दे रखा है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे अपील कर सकते हो। इसके बाद भी क्या हो सकता है, फाइनल सुप्रीम कोर्ट तो जिंदाबाद, ठीक है। ये है इसका बेसिक फॉर्मेट। कॉम्पोजिशन क्या है, चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल टेक्निकल मेंबर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। तो ये बेसिक इसका मतलब था, आपको समझ में आ गया होती क्या है ये, ठीक है। चलो डिफरेंस क्या है सीसीआई में और एनसीएल8 में, डिफरेंस क्या होता है। पहली बात, सीसीआई इन्वेस्टिगेट करता है, डिसाइड करता है कंपटीशन के केसेस। जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है ये अपील को हेयर करता है, सुनता है अगेंस्ट सीसीआई और अदर बोर्ड्स। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कौन कौन से, आपका एनसीएलटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ने अगर कोई वर्डिक्ट दे रखा है तो, कोई जजमेंट दे रखा है तो इन सब के जजमेंट के अगेंस्ट अपील यहाँ पे की जा सकती है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। चलो अब इसी से कनेक्टेड सवाल जो आया था, डिस्कस द रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंटेनिंग द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन इंडिया रेफर टू रीसेंट डिसीजन। रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन, अब रोल ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन को आप सिंपल लिखो, कॉम्पिटिशन कमीशन इस एक्ट के द्वारा आया, रोल कैसे है, किस तरीके से वो एब्यूज़ को रोकता है। तो जब एब्यूज़ को रोकना है तो आपको यहाँ पे उसके फंक्शन पता होने चाहिए। ये जो लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स, तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं ये डोमिनेंस को रोकने के लिए तो कर रहा है। तो वहाँ क्या कर, ये रोल नहीं है। आप सोचो क्या फंक्शन रोल को आप सिमिलर सिनोनिमस नहीं लिख सकते हो। यहाँ पे अगर रिप्लेस कर दूँ अगर मैं लिख दूं यहाँ पे व्हाट इज रोल, तो क्या अगर रोल के अंदर पढ़ोगे इन्वेस्टिगेट करना, रेगुलेट करना, इम्पोज करना, तो क्या ये रोल नहीं हो सकता। क्या इन्हीं सारी चीज़ों को आप इस आंसर में नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। दिस इज द रीजन, जैसे आपको लगना है मार्केट को मॉनिटर करता है, ठीक है, पेनल्टीज को लगाता है, कंज्यूमर वेलफेयर को करता है। रिसेंट डिसीजन गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मैट्रिमोनी.com वर्सेस गूगल, तो ये सारी रिसेंट जजमेंट्स हैं। इसका यूज़ करके आप एक बार कंक्लूड कर दीजिए, बहुत ही आसानी से आपको ये चीज़ें
क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने आपका ये जो आंसर का फॉर्मेट बनाया सिर्फ इस आर्टिकल से कनेक्ट करके मैंने प्रोवाइड किया, ठीक है। एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा इसको लेकर के, ठीक है। 2018 में हरियाणा पीसीएस में एक सवाल इसी से आया था, ठीक है। वो क्या था, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल पूछ लिया। टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरीड बाय अदर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट, बिल्कुल। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, बिल्कुल। टू प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन मार्केट, ये भी सही है। टू प्रिवेंट प्रैक्टिस फ्रॉम हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। दिस इज द रीजन, यहाँ पे एज इट इज वो सारी चीजें मेंशनड है, ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट इसमें, ठीक। चलो, आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।